ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब जो राहु केतु की जो मैंने चेंज की श्रृंखला बनाई है, उसकी अगली राशि बनती है वो मीन राशि है। मीन राशि के स्वामी राशि कौन है? बृहस्पति है। और बृहस्पति अभी धनु राशि में अपनी मूल त्रिकोण की राशि में चल रहे हैं और इनकी भी राशि स्वामी है ये बृहस्पति। तो आपको बृहस्पति की शुभता प्राप्त हो रही होगी। आपके तो चौथे भाव में है, तो वो उसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है। आपने अगर नहीं देखा है तो देखिए। और एक मीन राशि का कैरेक्टरिस्टिक्स वाला वीडियो में मैंने बना दिया है, तो अगर किसी ने नहीं देखा और इच्छुक हो तो वो देख सकता है। अब जो मीन राशि के बारे में थोड़ा-सा बता देते हैं। ये जैसे मैंने बताया, ये गुरु बृहस्पति की राशि है। इसमें जो लोग जन्म लेते हैं वो काफ़ी धार्मिकता लिए रहते हैं, थोड़े-से रिलीजियस नेचर के होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं। और ये बात दोनों पे लागू होती है, मतलब लग्न पे भी और राशि पे भी। अब जो राहु केतु जब अपनी पोज़ीशन बदलेंगे तो राहु आ जाएँगे वृषभ राशि में और केतु पहुँच जाएँगे फिर वृश्चिक राशि में, क्योंकि ये वक्री चाल चलते हैं। अभी ये मिथुन में चल रहे हैं और फिर उल्टी चाल से ये अपनी पिछली राशि में दोनों आ जाएँगे। तो ये समय 18 महीने का रहेगा, काफ़ी लंबा समय रहता है, लेकिन क्या है, ये पूरा समय 18 महीने का एक सा नहीं रहता किसी भी राशि वालों के लिए। तो इसलिए वो नक्षत्रों के हिसाब से भी थोड़ा बहुत उसमें अलग दिखाई देगा प्रभाव हर एक राशि और हर एक लग्न के लिए। अब जो ये बताते हैं इसके बारे में, राहु केतु क्या है, ये छाया ग्रह हैं। इनका अपना कोई मतलब बॉडी नहीं होती है और हमेशा ये उस राशि या उस ग्रह की तरह कार्य करते हैं जो कि जिसके साथ ये बैठते हैं। हालाँकि ये माना गया है कि ये राहु अपनी बुध को अपनी राशि मानते हैं। बुध से मतलब होता है मिथुन मिथुन राशि और कन्या राशि। तो अभी जो प्रभाव चल रहा था कन्या मिथुन राशि में, उसके स्वामी राशि बुध थे, तो ये इनकी उच्च अवस्था थी। और राहु के लिए ऐसा भी कहा गया है कि वृषभ राशि को भी ये उच्च राशि मान के चलते हैं, क्योंकि वृषभ राशि की स्वामी राशि कौन है? शुक्र है। और शुक्र क्या है? दैत्यों के आचार्य हैं और ये भी राक्षस श्रेणी में आ जाते हैं, राहु केतु दोनों। तो इसलिए ये उनका सम्मान करते हैं और उन जो लोग मतलब ऐसे हैं जो कि शुक्र प्रधान है, मतलब शुक्र प्रधान राशि है, जैसे वृषभ है, तुला है राशि, उनको ज़्यादा हानि नहीं पहुँचाते, उनको मित्र मानते हैं। ठीक इसी तरह केतु के लिए कहा जाता है कि केतु भी जो मतलब जो एक पार्ट हो गए हैं किसी शरीर के, जो नीचे का हिस्सा है वो केतु है और ऊपर का हिस्सा राहु है। तो जो केतु के लिए तो ऐसा कहा जाता है कि इनका स्वभाव मंगल की तरह होता है। मंगल कैसे होते हैं? बहुत ऊर्जावान होते हैं और क्विक देते हैं, मतलब रिज़ल्ट, तुरंत रिज़ल्ट देना शुरू कर देते हैं। तो मंगल की राशि में आ रहे हैं, तो मंगल की प्रधानता भी आपके नेटल चार्ट में ज़्यादा हो जाएगी। अब जिसके लिए ये कारक है मंगल, वो तो उसको तो काफ़ी लाभ होगा। जिसके लिए अकारक हैं, उनको थोड़े-से सावधानी रखनी पड़ेगी। तो अब मीन राशि के बारे बताते हैं कि मीन राशि में ये कहाँ आ रहे हैं? आपके 3rd भाव में आ रहे हैं। तो राहु और केतु के लिए ऐसा ना जाना जाता है कि क्रूर ग्रह कोई भी हो, राहु, केतु या पापी ग्रह हो जैसे शनि है, तो वो भी क्या नाम है, अगर तीसरे, छठवें और 11वें भाव में आते हैं तो सबसे अच्छा फल देते हैं। मतलब उनकी क्रूरता में कमी आ जाती है, उनके पापित्व में कमी आ जाती है और शुभ फल देना शुरू हो जाते हैं। तो हर एक नेटल चार्ट में ये किस राशि में आ रहे हैं, किस घर में आ रहे हैं और इसके साथ-साथ जो स्वामी राशि हैं, उनसे इनकी क्या मित्रता है, मतलब कैसे संबंध है, मित्रवत है, शत्रुवत है या सम है, ये भी देखना होगा। और इसके अलावा आपकी महादशा और अंतर्दशा किसकी चल रही है, इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। तो ये अकेला मतलब काफ़ी नहीं होता है कि कैसा प्रभाव होगा, और प्रभाव के साथ-साथ आपके नेटल चार्ट में इनकी क्या पोज़ीशन है। मान लीजिए परमानेंटली ये आपके नेटल चार्ट में 3, 6, 11 में है राहु और ठीक इसके विपरीत केतु होते हैं, तो अगर मान लीजिए राहु की पोज़ीशन अच्छी है, तो केतु की भी स्वतः ही अच्छी होती है, क्योंकि दोनों एक-दूसरे के 180 डिग्री पे रहते हैं नेटल चार्ट में। तो जब आपके नेटल चार्ट में अगर मान लीजिए अच्छी स्थिति परमानेंटली है, तो फिर आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी राशि वालों के लिए।
ये जो है राहु राहु का नेचर कैसा होता है, ये जो भी फल देते हैं, अचानक देते हैं। जबकि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, जो कि मान लीजिए इनके साथ बैठे हुए हैं और शुभ ग्रह हैं, तो उनकी शुभता में भी शुभता बढ़ा देते हैं। और अगर मान लीजिए किसी अशुभ उस घर में बैठे हैं और अशुभ प्लैनेट के साथ बैठे हैं, तो उनकी अशुभता बढ़ा भी सकते हैं। इनमें इतनी क्षमता होती है। लेकिन अगर मान लीजिए प्रसन्न हो जाएँ, आपके इंटर चार्ट में इनकी स्थिति अच्छी है, तो फिर बहुत देते भी छप्पड़-फाड़ के हैं राहु। तो आपके हिसाब से अगर देखा जाए, तो ये वृषभ राशि किसकी राशि है? ये पृथ्वी तत्व की राशि है और इसके स्वामी राशि शुक्र हैं। तो शुक्र की भी पोज़ीशन देखनी होगी आपके नेटल चार्ट में, मतलब शुक्र कहाँ है? और शुक्र की और बृहस्पति की बहुत अच्छी मित्रता नहीं है। दोनों आचार्य हैं वैसे तो, लेकिन एक-दूसरे का सम्मान ज़रूर करते हैं, लेकिन एक-दूसरे को ये पसंद नहीं करते हैं। मतलब एक-दूसरे की राशि वालों को फ़ेवर नहीं करते हैं। तो अगर बृहस्पति की पोज़ीशन अच्छी है, तब आपको फिर बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन शुक्र की जो स्थिति है, अगर मान लीजिए शुक्र की नीच अवस्था में है या शुक्र मान लीजिए 6, 7, 10वें भाव में है, तब भी बहुत अच्छे फल नहीं मिलेंगे। लेकिन राहु अगर तीसरे भाव में आ रहे हैं, तो फिर शुक्र भी बाध्य हो जाएँगे आपको अच्छे फल देने के लिए। और तीसरा, छठवाँ और 10वाँ और 11वाँ भाव, राहु के फ़ेवरेट मतलब पोज़ीशन है ये आपके नेटल चार्ट में। अगर ये तो परमानेंट है या मान लीजिए ये राशि परिवर्तन करके आ रहे हैं। तो ये 4 घर जो है, अगर मान लीजिए आपके घर में 4 घर में से किसी घर में भी आ रहे हैं 18 महीने के लिए, तो आपको हमेशा सुफल नहीं मिलेंगे। उसमें भी नक्षत्रों का ज्ञान होना आवश्यक है कि किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और ये किस नक्षत्र में भ्रमण करते-करते आएँगे। तो राहु जो है वो 3 नक्षत्रों में भ्रमण करेंगे। जब ये प्रवेश करेंगे तो मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, फिर उसके बाद ये रोहिणी नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और तीसरा फिर जो नक्षत्र होगा वो भ्रमण करते-करते कृत्तिका नक्षत्र में, सूर्य का नक्षत्र है, उसमें आ जाएँगे। तो जब ये मृगशिरा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, तो मंगल की पोज़ीशन देखनी आवश्यक होगी। और चंद्रमा तो क्या है कि आपके परमानेंटली देखना ही ज़रूरी है, क्योंकि चंद्रमा से आपके जो स्वामी राशि, उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं। इधर फिर जब कृत्तिका नक्षत्र में सूर्य के नक्षत्र में आएँगे, तो सूर्य और बृहस्पति के भी बहुत अच्छे संबंध हैं। जबकि केतु जो है वो भी 3 अपने नक्षत्र बदलेंगे। शुरू में ये ज्येष्ठा नक्षत्र में आ जाएँगे और वो होगा बुध का नक्षत्र, और उसके बाद फिर ये अपना नक्षत्र बदल के दूसरा नक्षत्र जो होगा वो फिर अनुराधा नक्षत्र होगा, वो है शनि का नक्षत्र है। और तीसरा जो होगा वो विशाखा, इनका स्वयं का नक्षत्र है गुरु का। तो इस तरह से आपके लिए मेरे जहाँ तक अंदाज में है, ना तो राहु का कोई नक्षत्र ऐसा होगा जो अशुभ फल देगा और ना ही केतु का होगा, क्योंकि आपके स्वामी राशि जो है बृहस्पति, उनके शुक्र के अलावा बाकी और जो राक्षस श्रेणी हैं, उनके अलावा वो ज़्यादातर सभी ग्रहों से बहुत अच्छे संबंध हैं। ऐसा ज्योतिष में माना गया है। ये सब ज्योतिषीय गणना होती है। इसमें किसी पर्टिकुलर ज्योतिषी का कोई अलग महत्व नहीं होता है। तो अब आप ये देखते हैं कि आपके नेटल चार्ट में तीसरे भाव में आपको क्या-क्या फल देने के लिए आए हैं। तीसरा भाव किसका? छोटी-छोटी यात्रा का होता है, छोटे भाई-बहनों का होता है, परिश्रम का भी होता है। तो ये क्या करेंगे कि ये तीसरे भाव में आपको छोटी-छोटी यात्राएँ कराएँगे और छोटे भाई-बहनों के सहयोग से कुछ काम आपका जो मतलब अभी अटका हुआ था, छोटे भाई-बहनों के सहयोग से ये कार्य संपन्न होगा। मतलब उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा और जो मेहनत आप करेंगे, और मेहनत तो ये कराएँगे, लेकिन मेहनत अगर आप करेंगे तो उसका प्रतिफल आपको मिलेगा निश्चित रूप से। और जो यात्राएँ होंगी वो देश और विदेश दोनों की हो सकती हैं। अगर इस समय स्थिति ठीक बन जाती है, तो आप विदेश का भी भ्रमण कर सकते हैं। तीसरे भाव से। और फिर इसके अलावा भी जैसे जो जिन लोगों की शादी नहीं हुई थी, वो उनके अगर वो विवाह के योग्य हैं और मान लीजिए इच्छुक हैं विवाह के, तब भी विवाह करा सकते हैं। यात्राएँ अगर आप जब करें, तो फिर थोड़ा-सा अलर्ट रहें, और स्टूडेंट के लिए ये समय काफ़ी फ़ेवरेबल है। मेहनत थोड़ा-सा ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन फल अच्छे मिलेंगे। सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों को ज़्यादा लाभ होगा और विशेष ऊँचाइयों तक आपको पहुँचाने वाले हैं। मतलब राहु की 3rd भाव जो है उनका सबसे ज़्यादा कारक भाव है, जैसे मैंने बताया
3, 6, 11 और 10 भाव में सबसे अच्छे फल देते हैं। तीसरे भाव से संबंधित हर एक जो मैटर जुड़े हुए हैं, उनमें सफलता निश्चित है। जिस भाव में ये बैठते हैं, वो उसके प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं। अब इनकी 3 दृष्टियाँ जैसे और राशि में पड़ी, आपकी राशि में भी पड़ने वाली हैं। तो इनकी 3 दृष्टियों में सबसे पहले एक दृष्टि आपके पड़ेगी सप्तम भाव पे, एक दृष्टि आपकी पड़ेगी नवम भाव पे, एक दृष्टि पड़ेगी आपके 11th भाव पे। तो सप्तम भाव पे जब दृष्टि अगर देखा और फिर वहाँ पर बुध की राशि होगी, तो बुध की पोज़ीशन देखनी होगी। बुध की और बृहस्पति की भी अच्छी मित्रता नहीं है। अगर बुध की पोज़ीशन अच्छी है मान लीजिए, तो फिर जैसे मैंने बताया कि अगर आप शादी योग्य हैं और इच्छुक हैं, तो ये शादी करा सकते हैं, इनमें इतनी क्षमता है। क्योंकि राहु मैंने देखा है कि कई लोगों की शादी राहु की अंतर्दशा या महादशा में हो जाती है। तो सप्तम भाव से रिलेटेड जैसे व्यापार में कोई स्टार्टअप आप नया काम शुरू करना चाह रहे थे, वो भी इस समय आप कर सकते हैं। और व्यापार में अगर कोई लोन-वोन की अगर आपकी आवश्यकता थी, इस समय आपका लोन भी अप्रूव हो सकता है। 7वें भाव को एक्टिवेट कर देंगे ये और 7वें भाव से रिलेटेड जैसे कुछ-कुछ ऐसा भी देखा गया है कि शादी करके लोग फिर मतलब यात्राएँ करते हैं बाहर की या मतलब अपने देश की या प्रदेश की। तो शादी अगर हो जाती है तो फिर और ज़्यादा आपको यात्रा करने की सुविधा प्राप्त होगी। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि शादी के बाद फिर आप देश या विदेश का भ्रमण कर सकते हैं। क्योंकि एक जो है वो शनि की राशि आपके 12th भाव में है और शनि इस समय आपके नेटल चार्ट में भी बहुत अच्छी पोज़ीशन पे बैठे हैं। उसके बारे में मैंने शनि का भी वीडियो बनाया है, इसमें भी थोड़ा-सा बताऊँगी। अब उसके बाद आ जाते हैं इनकी अगली दृष्टि कहाँ पड़ेगी आपके भाग्य स्थान पे, वहाँ केतु पहले से ही वित्तवान है, वो भी वृश्चिक राशि में। तो आपका भाग्योदय निश्चित है इस समय क्योंकि बृहस्पति की और मंगल की मित्रता है और केतु भी इनका गुरु बृहस्पति का सम्मान करते हैं। अभी जब केतु और बृहस्पति थे एक ही राशि में तो जो आस-पास जो माहौल बन गया था, उससे काफ़ी छुटकारा होगा। तो भाग्य में वृद्धि होगी और भाग्य से जो काम आपके अटक रहे थे, जैसे भाग्य साथ नहीं देता है कई बार बने-बनाए काम बिगड़ जाते हैं। तो इस तरह से अगर भाग्य में वृद्धि होगी तो जो भी कार्य 9th भाव के होंगे, जैसे मान लीजिए पिता से आपकी अनबन चल रही थी, तो वो भी आप इस समय अगर आपके रूठे हुए मतलब अगर आपने किसी तरह से उनको नाराज़ कर दिया था, तो वो आपसे प्रसन्न हो जाएँगे और लंबी दूरी की यात्राएँ आपके मन में धार्मिक विचार आना शुरू हो जाएँगे। मतलब आपकी रुचि धर्म कर्म में बढ़ जाएगी और हो सकता है कि आप धार्मिक यात्राएँ करें क्योंकि 9th भाव से यात्राएँ भी देखते हैं और 9th भाव धर्म का भी होता है, तो धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस तरह से ये आपका भाग्यवर्धन करेंगे। अब एक इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके 11th भाव पे। 11th भाव किसका होता है? सोर्स ऑफ इनकम का मतलब आपकी आमदनी जो है वो इस यहाँ से देखी जाती है और वहाँ पर शनि बैठे हैं जैसे मैंने बताया। शनि का भी ये कारक भाव है। 11वें स्थान में जो भी ग्रह आता है वो हमेशा अच्छे फल देने को बाध्य हो जाता है और शनि के लिए तो ऐसा कहा जाता है कि शनि बनाते हैं धनी। तो अगर आपको धन की कोई प्रॉब्लम आ रही थी, आर्थिक स्थिति में कुछ गिरावट आ गई थी, तो ये शनि और इनकी जो राहु की दृष्टि है, उसमें सुधार होगा। कुछ न कुछ आपको धन लाभ होगा और धन लाभ के अलावा तीसरे भाव से बड़े भाई-बहनों का भी देखते हैं कि बड़े भाई-बहन से आपका अगर कुछ मनमुटाव था, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा और कुछ को बहुत सारी मनोकामनाएँ ये पूरी करेंगे क्योंकि राहु की दृष्टियाँ वैसे तो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन क्या है राहु और शनि दोनों मित्र हैं। यहाँ पर शनि भी बैठे हुए हैं और ये अभी लंबे समय तक रहने वाले हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो फिर आपको 11th भाव से संबंधित काफ़ी कुछ चीज़ों में आपको फ़ायदा होने वाला है। तो और इसके साथ-साथ आप देख लेते हैं और क्या फ़ायदा हुआ। संतान की अगर आप मनोकामना रख रहे थे, जैसे मैंने बताया बहुत सी मनोकामनाएँ पूरी हुई। संतान की अगर आप मनोकामना रख रहे थे, वो पूर्ण होगी। मैरिज हो सकती है और माता-पिता का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा।
और इसके अलावा अब आ जाते हैं केतु के लिए। केतु आपके भाग्य स्थान में है, वो भी वृश्चिक राशि में और आपकी वृश्चिक राशि जो है वो एक वृश्चिक राशि के मतलब लॉर्ड मंगल हैं और एक राशि जो वृश्चिक की आपके सेकंड भाव में ही है। तो मतलब इस तरह से आपका सेकंड भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा, तो धन लाभ होगा, पैतृक संपत्ति से मतलब अगर आप उसे कोशिश में थे, अभी तक नहीं मिल पा रही थी, तो वो भी आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन इसके साथ-साथ इनकी जो दृष्टियाँ हैं, उनको भी देख लेना चाहिए। एक दृष्टि आपके लग्न भाव पे पड़ेगी, एक आप इनकी दृष्टि जो वो आपके थर्ड भाव पे पड़ेगी और एक दृष्टि इनके पंचम भाव पे पड़ेगी। तो ये सब जहाँ दृष्टि डालते हैं, क्योंकि इनकी इंटेंसिटी काफ़ी होगी इस समय मंगल भी बहुत ऊर्जावान प्लैनेट होते हैं और केतु भी मंगल की तरह राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उसी तरह बिहेव करने लगते हैं। तो आपका जो है वो भाग्य वर्धन होगा और इस जो 3 मैंने घर बताए हैं लग्न और तीसरा और पंचम भाव, ये तीनों को क्या है ये विशेष दृष्टियाँ से अपनी से उसमें कुछ न कुछ शुभता लाएँगे। मतलब केतु के लिए ऐसा माना जाता है केतु बहुत मतलब दुष्प्रभाव नहीं देते हैं। ये बल्कि आध्यात्मिक के ग्रह माने जाते हैं। अगर आदमी अध्यात्म की ओर झुक जाए, उसका केतु अच्छा है, तो मोक्ष तक दिलाने की इनकी क्षमता रहती है। तो अगर ये इस तरह से देखा जाए, तो आपके लग्न में जो है वो गुरु की राशि बैठी हुई है, तो आपका जो व्यक्तित्व है, वो काफ़ी कैसे हो जाएगा इम्प्रेसिव हो जाएगा। एक ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण करने करेंगे इनकी दृष्टि से अगर देखें कि आपका जो धार्मिक पार्ट था मतलब जो हिडन था, छुपा हुआ था, वो लोगों के सामने आएगा और जैसे आप क कोई भी बात किसी के सामने अपनी रखेंगे, तो उसको वो मतलब इम्प्रेसिव वे में अगर आप रखेंगे, तो वो लोग आपकी बात सुनेंगे और मानेंगे भी। लग्न पे दृष्टि से इतना फ़ायदा होगा और जहाँ तक इनकी जो तीसरे घर पे जो दृष्टि है, वो आपको क्या स्थान परिवर्तन भी करा सकती है, छोटी-छोटी दूरी के लिए जैसे मैंने बताया वो भी हो सकती हैं और अगर आप मान लीजिए जॉब में हैं और दूसरी जगह आप अप्लाई कर रहे थे, तो सोच समझ के ज़रूर करें क्योंकि ये दिखाई दे रहा है इस समय कि आप मतलब ऐसा ना हो कि गलत सिलेक्शन कर लें, चुनाव जो है वो सोच समझ के करें और अगर इस समय मान ली कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीदना चाहते हैं, तो वो भी आपको प्राप्त होगी लेकिन जो मतलब कागज़ वगैरह हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको देख परख के साइन करके लें। ये इसमें कई बार धोखा भी ये करा देते हैं राहु केतु क्योंकि ये भ्रमित कर देते हैं आदमी को, सही स्थिति से दूर ले जाते हैं। तो ये और पंचम दृष्टि से एजुकेशन पे वाले भाव पे पड़ेगी संतान सुख, एजुकेशन की संपूर्णता और वे अगर विवाह आप करना चाह रहे थे, प्रेम विवाह खास तौर से, तो वो भी संपन्न हो जाएगा क्योंकि इधर आपका सप्तम भाव भी एक्टिवेट होगा, इधर पंचम भाव भी। तो हो सकता है अगर आप कहीं प्रेम प्रसंग में फँसे थे तो ये आपके लिए सुखद परिणाम लेके आ रहे हैं, विवाह के लिए। अब इसके अलावा आपको कुछ मान लीजिए कुछ ऐसी हैं बातें जो अपने तक सीमित रखनी पड़ेगी मतलब आपको हर बात किसी के सामने डिस्क्लोज़ नहीं करना है और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। अगर ओवर कॉन्फिडेंस आप में आ गया तो फिर आप उतना अच्छा काम नहीं कर पाएँगे। किसी से ज़्यादा अपनी बड़बड़ मतलब बड़ा-बड़ा के बात ना करें और गुप्त रखें कुछ समय के लिए जब तक कार्य ना हो जाए। अन्यथा हो सकता है कि फिर किसी और की मतलब ऐसे कह सकते हैं कुदृष्टि से आपके काम बिगड़ जाएँ। उसमें आपको तो बस थोड़ा-सा एक और आपको थोड़ा-सा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि इनकी एक राशि जो है वो जैसे शुक्र की एक राशि आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है। यदि शुक्र की पोज़ीशन आपके नेटल चार्ट में अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे ही बताया था कि शुक्र और बृहस्पति बहुत अच्छे मित्र नहीं है, तो सर्जरी वग़ैरह होने की संभावना बन रही है। अगर कोई पहले से आपके हेल्थ की इश्यू चल रहा था, तो सर्जरी होने की संभावना है। लेकिन उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। अगर मान लीजिए सर्जरी हो भी रही है, तो वो सक्सेसफुल रहेगी और करा लेना चाहिए इस समय। बाकी हेल्थ के लिए बाकी और कोई परेशानी नहीं है। पर्सनल लाइफ़ की थोड़ी-सी केयर करनी पड़ेगी अगर बुद्धि की पोज़ीशन अच्छी नहीं है।
धार्मिक आयोजन के साथ-साथ दूर की यात्राएँ करेंगे, तो आपको वो दूर की यात्राएँ काफ़ी सुखद होंगी। पिता का निश्चित रूप से सम्मान करना चाहिए। वैसे भी हमेशा करना चाहिए माता-पिता का सम्मान, वो अपने आशीर्वाद उनका सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है, तभी आपका जीवन सफल हो सकता है। हर कार्य तभी संपन्न होंगे, जब अपने आप माता-पिता को खुश रखेंगे या उनकी सेवा करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। तो वैसे भी आपकी राशि तो ऐसी है कि वो हमेशा दूसरों का भी सम्मान करेगी, जो आपके गुरु हैं या गुरुतुल्य जो हैं, उनका सम्मान आप लोग करते हैं, ऐसा देखा गया है। क्योंकि काफ़ी धार्मिकता लिए होती है ये राशि, ये अलग है। तो ये थोड़ा-सा मैंने कोशिश की आपको बताने की, क्योंकि आपकी जो राशि है इस समय हर एक राशियों से काफ़ी अच्छी है और अलग है। ना पिठैया है, ना ही साढ़े साती है। और कुछ समय मैं थोड़ा-सा और बता देती हूँ, उसमें आपको क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ये बताते हैं, जैसे मान लीजिए सितंबर से लेके और दिसंबर तक का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। सम्मान में वृद्धि होगी, दूर-दूर की यात्राएँ होंगी, धन की प्राप्ति होगी और धार्मिक आयोजन अगर आप चाहें तो इस समय कर सकते हैं। शिक्षा में भी सफलता प्राप्त होगी और साहस में वृद्धि होगी और कम्युनिकेशन के अगर क्षेत्र में जुड़े हैं तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। बस आपको ये बात का ध्यान रखना है कि माता-पिता का सम्मान करें और ओवर कॉन्फिडेंस में कोई काम ना करें। अब उसके बाद दिसंबर से लेके फरवरी तक का समय 2021 का भी काफ़ी अच्छा है। ये भी अगर केमिकल से आप जुड़े हुए हैं, केमिकल से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा लाभ होगा और फिर उसके बाद है फरवरी से लेके और फिर अगले मतलब सितंबर 2021 तक हेल्थ आपकी इम्प्रूव होगी। लव अफेयर में अगर आप थे, तो आप उस ओर आपको ज़्यादा मतलब ध्यान देना चाहिए और वो विवाह में परिणत हो सकते हैं। कला के क्षेत्रों से जैसे कि मान लीजिए मीडिया है और या फ़िल्म है या मॉडलिंग है या मान लीजिए रेस्टोरेंट है, मतलब कुछ ऐसे कला के क्षेत्र जो हैं, उससे जुड़े लोगों को काफ़ी समय श्रेष्ठतम है ये, मतलब ये समय अगर आप कोई नया बिज़नेस भी करना चाह रहे थे, तो उसमें भी काफ़ी सफलता प्राप्त होगी। और उसके बाद फिर ये अगले जो उनका मतलब जो समय है, वो थोड़ा-सा आपको हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। इसके बाद का समय जो है मैंने बताया कि मार्च के बाद का समय थोड़ा-सा आपके लिए हानिकारक हो सकता है हेल्थ के लिए। लेकिन उसके लास्ट का जो फ़ेज़ है, जैसे मैंने बताया कि गुरु आपकी ही नक्षत्र में गुरु के नक्षत्र में सॉरी ये विचरण करेंगे राहु, तो ये समय काफ़ी अच्छा है। हायर एजुकेशन में सफलता, नौकरी की प्राप्ति और सम्मान वृद्धि हो सकती है। तो हर एक राशि वालों के लिए मैं थोड़ा-सा अलग-अलग बता रही हूँ, क्योंकि क्या है कि हर एक की स्वामी राशि अलग है, हर एक का नक्षत्र अलग होता है और नेटल चार्ट में भी हर एक प्लैनेट की पोज़ीशन अलग-अलग होती है, तो ये सब पे एक सा लागू नहीं होता है। और अगर मान लीजिए आपको कोई परेशानी है, तो आपको एक काम करना चाहिए कि अगर आपकी नेटल चार्ट में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, तो फिर आप बृहस्पति को प्रबल कीजिए और अगर मान लीजिए बृहस्पति उच्च राशि में है, अच्छे भाव में है, तो फिर आप उनके मंत्र जाप कर सकते हैं, उनका दान नहीं करना है। और इसके अलावा फिर भी अगर मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप शिव जी की आराधना करिए, वो सबसे ज़्यादा सर्वोपरि हैं। या हनुमान जी की उपासना कीजिए, मंगल और जो है वो मंगल की उपासना अगर आप करेंगे तो आपके लिए काफ़ी मतलब ऐसी चीज़ें जो कि बिगड़े हुए काम थे, वो बनना शुरू हो जाएँगे। मतलब आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहने वाली है स्थिति। आप मीन राशि वाले, मीन लग्न वालों के लिए ये समय मतलब डेढ़ साल के लगभग काफ़ी सुखद होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।